बचपन से हमने सुना है कि चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहाँ है? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला छिपा है जिसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 7 से 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। चाहे खिलजी हो या अकबर, मुगलों और सुल्तानों की पूरी फौज कभी भी आमने सामने की लड़ाई में इस किले को जीत नहीं पाई। जब इस किले को जीता गया तो छल से जीता गया। यह कहानी है उस किले की जिद की जिसने 15वीं सदी में मेवाड़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं कुंभलगढ़ के किले की। कुंभलगढ़ कोई आम राजपुताना किला नहीं था। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसको भेद पाना हर बड़े सुल्तान का सपना और फिर नाकामी बना। आज मैं आपको इसी किले की कहानी सुनाऊंगा जिसे जीतने के लिए सेना का नहीं बल्कि धोखे का सहारा लेना पड़ा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 15वीं सदी का भारत जंग के मैदान से कम नहीं था। नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत कमजोर होने के चलते एक खालीपन में आ चुकी थी। इसी पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर मालवा और गुजरात में नए और ताकतवर सुल्तान उभर रहे थे। उस दौर में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही विशाल और भव्य किला जरूर थी, लेकिन स्ट्रेटजी के लेवल पर अगर देखें तो दुश्मन के सीधे हमलों के निशाने पर यह शहर रहता था। चित्तौड़ का किला मैदानी इलाके से करीब था, इसलिए दुश्मन की भारी घुड़सवार सेना और जो शुरुआती लाइन के तोपखाने होते थे वो आसानी से चित्तौड़ पर हमला कर सकते थे। मेवाड़ के शासक भी ये बात समझ रहे थे कि अगर किसी दिन चित्तौड़ का पतन हुआ तो उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए उन्हें एक बैकअप की जरूरत थी जो क्राइसिस के टाइम पर राजधानी का काम करे, जहां पर दुश्मन कभी पहुंच ही ना पाए। एक ऐसा किला जो सिर्फ रिहायशी महल ना हो बल्कि एक सर्वाइवल बंकर की तरह काम करे। यहीं पर एंट्री होती है महाराणा कुंभा की। इतिहास में अक्सर महाराणा कुंभा को सिर्फ एक महान योद्धा के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उनकी ये इमेज कंप्लीट इमेज नहीं है। कुंभा एक बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, स्ट्रेटजिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने एक नई राजधानी के लिए अरावली की सबसे दुर्गम और बीहड़ पहाड़ियों को चुना। लोक कथाएं कहती हैं कि यहाँ पर सदियों पहले मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्राति के बनाए कुछ पुराने खंडहर भी मौजूद थे। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई और चारों तरफ 13 खतरनाक पहाड़ियों से घिरी ये जगह अपने आप में एक नेचुरल किलेबंदी थी। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतनी सकरी और भूल भुलैया जैसी घाटियों से होकर गुजरता था कि किसी भी सेना के लिए अपनी पूरी फॉर्मेशन के साथ यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल था। दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने के लिए टुकड़ियों में बंटना ही पड़ता था, और यही कुंभा की सबसे पहली स्ट्रेटेजिक चाल थी। साल 1443 में प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन की देखरेख में यहाँ इस किले का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने कुंभलगढ़ के डिजाइन में उस दौर के बहुत एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। लेकिन सोच कर देखिए, अरावली की इतनी ऊंचाई पर जहां पानी और सड़क की कोई सुविधा नहीं थी, वहां 26 मील लंबी दीवार खड़ी की गई। इस दीवार को खड़ा करना कोई मजाक नहीं था। इतने बड़े और जटिल किले को बनाने के लिए बेहिसाब पैसा, अनइमेजिनेबल रसद और हजारों मजदूरों की जरूरत थी। अब सवाल यह है कि लगातार 15 सालों तक ये प्रोजेक्ट चला, तो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा था? अगर आप सोच रहे हैं कि टैक्स के पैसे से ये किला बनवाया गया होगा, तो आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेट जो लगातार जंग लड़ रहा हो वो सिर्फ टैक्स के पैसे से इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकता। इस किले के डेवलपमेंट में मेवाड़ के जैन ट्रेडर्स और फाइनेंसर्स ने बैकबोन की भूमिका निभाई। उस दौर में गुजरात के बंदरगाहों से लेकर उत्तर भारत तक जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स मेवाड़ के पास से होकर गुजरते थे। राज्य का स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम, टोल टैक्स और इन ट्रेडर्स की फंडिंग ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया कि 15 सालों तक लगातार काम भी चला और मेवाड़ की इकोनॉमी भी नहीं डगमगाई। देखा जाए तो ये एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट था। व्यापारियों को अपना धन सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य तिजोरी चाहिए थी, और राणा कुंभा को अपना किला बनाने के लिए राजधानी चाहिए थी। किले के अंदर आज भी जो 360 मंदिर मौजूद हैं, उनमें से 300 के करीब जैन मंदिर हैं। ये सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस आर्थिक और सामाजिक गठजोड़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि सत्ता केवल तलवार से नहीं बल्कि खजाने और डिप्लोमेसी से भी चलती है। दोस्तों, लेकिन इस भव्य निर्माण के पीछे खून और खौफ की भी कुछ कहानियां दबी हुई हैं।
इतिहास के पन्नों में एक कहानी बहुत गहराई से दर्ज है कि किले की जो मेन दीवार है वो अक्सर ढह जाती थी, बार बार ढहती थी। इसे रोकने के लिए कहा गया कि किसी एक आदमी की बलि की जरूरत है जो अपने मन से बलि दे, किसी दबाव में बलि ना दे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मेहर बाबा नाम के एक शख्स ने अपनी जान दी और जहां उनका सिर गिरा वहीं पर इस किले का मुख्य द्वार यानी हनुमान पोल बनवाया गया। साल 1458 में जब कुंभलगढ़ पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो इसका आर्किटेक्चर अपने आप में एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। किले की दीवार का शेप और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह अरावली के पहाड़ों के भूरे और हरे रंग में घुल जाता था। यानी आज की भाषा में ये कैमोफ्लाज की तरह था। मीलों दूर से देखने पर दुश्मन को यह अंदाजा ही नहीं लगता था कि पहाड़ कहाँ खत्म हो रहा है और किले की दीवार कहाँ से शुरू हो रही है। अगर कोई सेना पास पहुंच भी जाए तो किले की 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी दीवार उनका रास्ता रोक लेती थी। इस दीवार का क्रॉस सेक्शन इतना साइंटिफिक था कि यह शुरुआती दौर की तोपों के गोलों का इंपैक्ट कम कर देती थी। एक तरह से यह उस वक्त की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। यह किला जल्दी ही मेवाड़ की सबसे बड़ी ढाल बन गया और इसी ढाल ने मालवा और गुजरात के सुल्तानों की रातों की नींद उड़ा दी। दुश्मन ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था कि जब तक कुंभलगढ़ अपनी जगह पर है, मेवाड़ को पूरी तरह से मिटाया या झुकाया नहीं जा सकता। आप चित्तौड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेवाड़ की आत्मा कुंभलगढ़ में सुरक्षित रहेगी। इसी स्ट्रेटेजिक बौखलाहट के चलते मेवाड़ पर हमलों का एक नया और बेहद खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले 1457 में गुजरात के महमूद बेगड़ा ने इस किले को भेदने की कोशिश की, लेकिन अरावली की सकरी घाटियों ने उसकी बहुत बड़ी सेना को एक फंदे की तरह जकड़ लिया। अनजान ज्योग्राफी और किले की भूल भुलैया जैसी दीवारों ने उसकी आर्मी को बिना कोई बड़ी जंग लड़े वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस तरह कुंभलगढ़ ने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी अपनी बड़ी फौज लेकर आए। वो चित्तौड़ को कई बार चुनौती दे चुके थे, लेकिन कुंभलगढ़ उनके लिए एक नया चैलेंज था। इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार इस किले की घेराबंदी करने की कोशिश की और यहीं पर कुंभलगढ़ की एक और खासियत सामने आई। किसी भी किले को जीतने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप बाहर से घेराबंदी करो, रसद और पानी की सप्लाई काट दो, अंदर के लोग भुखमरी से हार मान लेंगे। लेकिन कुंभलगढ़ की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं थी, बल्कि किले के अंदर मौजूद उसका अपना सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम था। किले के अंदर ही बहुत बड़े बड़े खेत थे, यहाँ पर महीनों तक अनाज उगाया जा सकता था। ढलान वाले आर्किटेक्चर की मदद से बारिश की एक एक बूंद को बावड़ियों और तालाबों में संजोने का बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। अब दुश्मन की सेना चाहे महीनों तक बाहर घेरा डाले बैठी रहे, मेवाड़ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। दांव अक्सर उल्टा पड़ जाता था, क्योंकि घेराबंदी करने वाली सेना के अपने कैंप में अनाज खत्म होने लगता था, सैनिक बीमारियों का शिकार होने लगते थे, लेकिन वहीं किले के अंदर अनाज और पानी कभी भी खत्म ही नहीं होता था। जब महमूद खिलजी को यह बात समझ में आई कि इस किले को जीतना उसके बस की बात नहीं है, तो उसकी हताशा एक खौफनाक गुस्से में बदल गई। अपनी हार की झेप मिटाने के लिए और अपनी लौटती हुई सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए उसने किले के बाहर मौजूद सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता के मंदिर पर हमला किया और मूर्ति को खंडित कर दिया। इन शुरुआती हमलों के नाकाम होने के बाद कुंभलगढ़ का खौफ फैल गया। यह किला सच में अजयगढ़ बन चुका था, जो कि इसका दूसरा नाम भी है। इसी किले ने उस सर्द रात में पन्नाधाय को भी शरण दी थी, जब वो मेवाड़ के इकलौते वारिस राणा उदय सिंह को खून के प्यासे बनवीर के चंगुल से बचाकर दर दर भटक रही थी। दोस्तों, अगर कुंभलगढ़ जैसा सुरक्षित गढ़ नहीं होता जहां बनवीर के हत्यारों की पहुंच नहीं हो पाई, तो मेवाड़ का सूर्यवंशी राजवंश वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और अगर उदय सिंह न बचते तो इतिहास को कभी भी महाराणा प्रताप जैसे महान नेता नहीं मिलते, जिनका खुद का जन्म भी इसी अजय दुर्ग में हुआ था। यह किला सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, यह मेवाड़ के भविष्य का इंक्यूबेटर था। लेकिन दोस्तों, कुंभलगढ़ का असली इम्तिहान शुरू होता है मुगल काल में, जब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर बैठे। अकबर कोई साधारण सुल्तान नहीं थे, उनके पास अथाह रिसोर्सेज थे, एडवांस मुगल तोपखाना था और एक बहुत ही डिसिप्लिन सेना थी। अकबर को पता था कि गुजरात के बंदरगाहों तक जाने वाले ट्रेड रूट को संभालने के लिए राजपुताना को झुकाना जरूरी है, और उनको ये भी पता था कि पूरा राजपुताना तब तक नहीं झुकेगा जब तक मेवाड़ का कुंभलगढ़ गिराया नहीं जाता। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तब महाराणा प्रताप ने इसी किले को अपना बेस बना लिया।
और यहीं से वो मुगलों के खिलाफ अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की रणनीति चला रहे थे। इसीलिए 1578 में उसने कुंभलगढ़ को हमेशा के लिए नक्शे से मिटाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे चालाक, क्रूर और अनुभवी सेनापति शहबाज खान को एक बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। शहबाज खान भी जानता था कि पिछले 100 सालों में जो भी यहाँ आया है वो हार कर ही लौटा है, इसलिए उसने अपनी सेना को सीधे मोर्चे पर नहीं झोंका, बल्कि उसने एक सोची समझी घेराबंदी की। उसने अपनी तोपों का इस्तेमाल किले की दीवार पर तो किया, लेकिन अरावली की ऊंचाई के चलते मुगलों का भारी भरकम तोपखाना अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रहा था। जब शहबाज खान को लगा कि सीधे आमने सामने की जंग से बात नहीं बनेगी, तो उसने उस रास्ते को चुना जो ट्रेडिशनल राजपूती युद्ध के आदर्श नियमों के खिलाफ था। मुगलों ने साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहबाज खान ने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा दिया। मुगलों ने किले के आसपास रहने वाली लोकल भील और आदिवासी जनजातियों को निशाना बनाया। उन्हें जान से मारने की धमकियां देकर और रिश्वत का लालच देकर किले तक पहुंचने वाले गुप्त रास्तों की जानकारी निकलवाई गई। ये रास्ता सिर्फ लोकल लोग ही जानते थे। इस तरह मुगलों की पहुंच किले के बाहर तक हो गई, लेकिन केवल रास्तों की जानकारी से किले के अंदर घुसना अब भी पॉसिबल नहीं था। दीवारें अभी भी मजबूती से खड़ी थी और अंदर राजपूती सेना आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थी। लेकिन दोस्तों, असली धोखा तब हुआ जब शहबाज खान ने किले की उसी लाइफ लाइन पर वार किया जो उसे अजेय बनाती थी। उसने किले के मेन जलाशयों और पानी के स्रोतों को निशाना बनाया। कुछ राजस्थानी परंपराओं और बाद के स्रोतों के हिसाब से मुगलों ने किले के मुख्य जल स्रोतों में जहर मिला दिया या जानवरों की लाशें फेंककर पानी को दूषित कर दिया। पीने के पानी के जहरीले होते ही किले के अंदर त्राहिमाम मच गया। रसद कितनी भी हो, पानी के बिना कोई भी फौज चंद दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। जिस किले को कोई तोप नहीं गिरा सकी, जिसकी प्राचीर को कोई हाथी नहीं तोड़ सका, उसे पानी में मिले उस जहर ने हरा दिया। हालात इतने खराब हो गए कि महाराणा प्रताप के सरदारों ने उन्हें किला खाली करने की सलाह दी। वो जानते थे कि अगर महाराणा जिंदा रहेंगे तो युद्ध जारी रहेगा। एक गुप्त रास्ते से महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाला गया और किले की कमान राव भान को सौंप दी गई। राव भान इस किले को बचाते हुए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। ये इतिहास में पहली और शायद आखिरी बार था जब कुंभलगढ़ का सीना चाक हुआ और वो मुगलों के कब्जे में चला गया। लेकिन क्या ये मुगलों की कोई महान सैन्य विजय थी? इस पतन को लेकर इतिहासकारों के बीच आज भी एक गहरा और तीखा मतभेद है। कर्नल जेम्स टॉड और कविराज श्यामल दास जैसे इतिहासकार इसे पूरी तरह से धोखे और पानी में जहर मिलाने का नतीजा मानते हैं। उनका तर्क यह है कि कुंभलगढ़ का आर्किटेक्चर और इकोसिस्टम ऐसा था कि उसे फ्रंटल असॉल्ट या सैन्य ताकत से सीधे सीधे जीतना उस दौर की किसी भी सेना के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मुगलों ने इमोरल तरीकों का सहारा लिया, बल्कि उनके साथ छल किया गया। दूसरी ओर इसका एक दूसरा पहलू भी है। मुगलों के दरबारी इतिहासकार जैसे अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद के समकालीन फारसी स्रोत इस पूरी घटना को शहबाज खान की एक शानदार और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री घेराबंदी के रूप में दर्ज करते हैं। वो अपने वृत्तांतों में किसी जहर या धोखे का जिक्र नहीं करते। इसके बजाय वो इसे मुगलों की बेस्ट सैन्य रसद व्यवस्था, मॉडर्न तोपखाने और लगातार दबाव बनाए रखने की कैपेसिटी की जीत मानते हैं। उनके हिसाब से ये मुगलों का मिलिट्री डिसिप्लिन था जिसने कुंभलगढ़ को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन अगर हम इन दोनों एक्सट्रीम नैरेटिव्स के बीच की सच्चाई देखें तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। शायद सच्चाई इन दोनों दावों के बीच के ग्रे एरिया में छिपी है। कुंभलगढ़ अजय जरूर था, लेकिन युद्ध केवल दीवारों से नहीं जीते जाते। कोई भी किला, चाहे वो कितना ही अभेद्य क्यों ना हो, वो तब तक ही सेफ है जब तक उसकी बाहरी सप्लाई चेन और इंटरनल रिसोर्सेस पूरी तरह से महफूज हो। मुगल सेना की लंबे समय तक घेरा डाले रखने की कैपेसिटी, उनका अटूट खजाना और उनका लोकल भेदियों के इस्तेमाल ने किले के उस इंटरनल सिस्टम को धीरे धीरे तोड़ दिया था। पानी में जहर मिलाना शायद उस लंबी घेराबंदी का आखिरी वार था, लेकिन ये जीत सिर्फ एक धोखा था या बेहतरीन रणनीति? युद्ध में अक्सर कूटनीति और धोखे के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। मुगलों ने वही किया जो उनके जीतने के लिए जरूरी था। हालांकि मुगलों की यह जीत एक खोखली जीत साबित हुई। कुंभलगढ़ पर उनका कब्जा बहुत दिनों तक नहीं टिक सका। जो किला मेवाड़ के लोगों के लिए एक सेफ पनाहगार था, वही किला मुगलों के लिए भौगोलिक जेल बन गया। अरावली की उन पहाड़ियों में अपनी सप्लाई चेन को बनाए रखना मुगलों के लिए एक लॉजिस्टिक बुरा सपना बन गया। जैसे ही मुगलों का ध्यान हटा और हालात थोड़े बदले, महाराणा प्रताप ने अपनी छापामार युद्ध नीति से मुगलों की नाक में दम कर दिया और कुछ ही समय बाद
इस अजेय दुर्ग को मुगलों के चंगुल से वापस छीन लिया गया। शहबाज खान की वो जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हुई, लेकिन उसका कोई परमानेंट स्ट्रेटेजिक फायदा मुगलों को नहीं मिल सका। दोस्तों, कुंभलगढ़ का इतिहास हमें सत्ता और इंसान की महत्वाकांक्षा की गहरी हकीकत से रूबरू कराता है। ये किला सिर्फ मेवाड़ के शौर्य का प्रतीक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास अपनी ज़मीन की गहरी समझ है, बेहतरीन इंजीनियरिंग है और मजबूत इकोनॉमी और एक आत्मनिर्भर व्यवस्था है, तो दुनिया का कोई भी ताकतवर दुश्मन आपको आसानी से नहीं मिटा सकता। लेकिन दोस्तों, कुंभलगढ़ का इकलौता पतन ये भी चैलेंज करता है कि दुनिया की सबसे मजबूत और चौड़ी दीवारें भी आपको तब तक बचा सकती हैं जब तक आपके इंटरनल रिसोर्सेज और आपके अपने लोग आपके साथ खड़े हों। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ आज भी अरावली की चोटियों पर एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा है। इसकी दीवारें आज भी उतनी ही बड़ी और रहस्यमयी हैं। इसके पत्थरों में आज भी उन कारीगरों के पसीने की महक, सुल्तानों की हताशा और राजपूतों की वो अदम्य जिद महसूस की जा सकती है जिसने इतिहास को अपनी शर्तों पर लिखा। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, लेकिन सर्वाइवल और स्ट्रेटेजिक समझ की कहानियों में यह शायद पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता और सबसे महान अजूबा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुंभलगढ़ किले की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।